राष्ट्रपति बुश द्वारा इराक और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध की समाप्ति के घोषणा के बाद फिल्म 2007 के आसपास इराक में स्टार्ट होती है। युद्ध खत्म होने के बावजूद अमेरिकी सेना के स्नाइपर सर्जेंट मैथ्यू और उसके स्पॉटर सर्जेंट एलन आइजैक को इराक के एक सुनसान जगह में पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजा जाता है। वे वहां पर एक कुख्यात दुश्मन पर नजर रखने के लिए हैं जो अमेरिकी साइट पर काम कर रहे सभी वर्कर को मार रहा होता है। इसके बाद हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो पत्थरों के पीछे छुपे हुए हैं और दुश्मन के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में दोनों संदिग्ध स्नाइपर को खोजने की कोशिश में 20 घंटे से अधिक समय लगा चुके होते हैं। कई घंटों तक आराम से वेट करने के बाद मैथ्यूज यह कहते हुए ऊब जाता है कि साइट पर कोई इराकी सैनिक नहीं है। इसके बाद वह वर्कर के बिखरे हुए डेड बॉडी को देखता है और उसे लगता है कि साइट पर इराकी सेना हमला करके वहां से भाग गई है। यह सुनकर आइजैक मैथ्यूज को शांत करने की कोशिश करता है। फिर वह कहता है कि चूंकि सभी वर्कर को सर पर गोली मारी गई है तो ऐसे लगता है कि ये किसी पेशेवर स्नाइपर का काम है। अब दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हो सकता है ये इराकी स्नाइपर जुबा का काम हो, लेकिन मैथ्यूज ये कहते हुए इनकार कर देता है कि किसी भी खतरनाक स्नाइपर की इतनी औकात नहीं कि सभी वर्कर को बस 30 सेकंड से कम समय में ही निपटा दे। अगले सीन में कुछ और घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार मैथ्यूज का सब्र टूट जाता है और वो खुद ही लोकेशन का निरीक्षण करने का फैसला करता है। वह अपने ठिकाने से बाहर निकलता है और अपना सामान उठाता है। इसके बाद वह आइजैक को छिपकर उसको बैकअप देने का आदेश देता है और कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ चलना शुरू कर देता है। जल्द ही मैथ्यूज कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है तो वहां सैनिकों और वर्कर के लाशों को देखता है। वह एक डेड सैनिक का रेडियो उठाता है और आगे बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ आइजैक का स्कोप पुराना और धुंधला होने की वजह से वो मैथ्यूज को क्लियर नहीं देख पाता। वह तुरंत इस प्रॉब्लम को मैथ्यूज को बताता है और मैथ्यूज उसे पुराने स्कोप को ना बदलने के लिए हड़काता है। जवाब में आइजैक उसे याद दिलाता है कि यह स्कोप उसके मर चुके प्यारे दोस्त डीन का है और ये उनके लिए एक सेंटिमेंटल वैल्यू रखता है। बाद में मैथ्यूज लाशों का निरीक्षण करता है और उन सभी के डेड बॉडी को देखकर सरप्राइज होता है क्योंकि सभी को पट से हेडशॉट लगा था। अब मैथ्यूज को पास में ही किसी स्नाइपर होने का डाउट होता है और वो ये बात आइजैक को भी बताता है। ये सुनकर आइजैक मैथ्यू को जल्द से जल्द वापस आने के लिए कहता है। आइजैक के कहने के बावजूद मैथ्यूज खड़ा होकर गोली चलने के डायरेक्शन का पता करने की कोशिश करता है। आइजैक रेडियो से चिल्लाता है और मैथ्यूज को पीछे हटने को कहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। स्नाइपर मैथ्यूज को देख लेता है और उसके पेट में गोली मार देता है। यह देखकर आइजैक गोलियों से बचने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते में चलते हुए अपने साथी को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह मैथ्यूज को एक सेफ जगह पर ले जा पाता, स्नाइपर आइजैक के पैर में गोली मार देता है। इस वजह से वह मैथ्यूज को छोड़कर किसी तरह एक दीवार के दूसरी तरफ कूद जाता है। इस बीच मैथ्यूज आइजैक से कहता है कि आइजैक बेस से संपर्क करे और बैकअप बचाव दल के लिए कॉल करे। दूसरी ओर आइजैक अपने दाहिने पैर में गोली के घाव को नोटिस करता है और खून को रोकने के लिए उसके चारों ओर एक बेल्ट बांधता है। कुछ ही समय बाद जब वह अपना रेडियो बैग उठाता है और बेस से संपर्क करने का ट्राई करता है, लेकिन रेडियो सिग्नल किसी भी फ्रीक्वेंसी को कैच नहीं करता। तभी जांच करने पर आइजैक को पता चलता है कि गोली लगने से रेडियो का एंटीना टूट गया है। इसके बाद मैथ्यूज आइजैक से स्नाइपर को स्पॉट करने के लिए कहता है ताकि वह उस पर निशाना साध सके। आइजैक उसे यह चेतावनी देकर रोकने की कोशिश करता है कि अगर वह ज्यादा हरकत किया तो स्नाइपर उसे फिर से गोली मार देगा। इसके बावजूद मैथ्यूज अपनी स्नाइपर राइफल तक पहुंचने का असफल प्रयास करता है। दर्द और खून की कमी के कारण बीच रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। अब आइजैक को पता चलता है कि इस समय वे कुछ नहीं कर सके, तो इसलिए वह अपने पैर से गोली निकालने और घाव पर पट्टी करने का फैसला करता है। इसके बाद अगले सीन में आइजैक भी थोड़ा बेहोश होने लगता है और कुछ समय बाद वो होश में आता है और उसे रेडियो ईयरफोन से कुछ शोर सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि बेस का कोई ऑफिसर उससे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। इससे आइजैक खुश हो जाता है और वह तुरंत बैकअप और मेडिकल सप्लाई के लिए रिक्वेस्ट करता है। बात करते हुए जब ऑफिसर उसे मेडिकल सप्लाई देने के लिए अपनी पोजीशन बताने के लिए कहता है तो आइजैक को डाउट होता है। दूसरी ओर से ऑफिसर भी आइजैक को खड़े होने और हवा में गोली चलाने का सुझाव देता है ताकि वे उसका पोजीशन जान सकें। यह सुनकर आइजैक जवाब देता है कि यह उसके आर्मी प्रोटोकॉल के खिलाफ है। इसके बाद आइजैक आदमी के प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देता है और महसूस करता है कि वह कोई अमेरिकन ऑफिसर नहीं बल्कि दुश्मन साइड से स्नाइपर है जिसने अमेरिकन बेस रेडियो फ्रीक्वेंसी को हैक कर लिया है। आइजैक को स्नाइपर का पता हो जाने के बावजूद स्नाइपर अभी भी आइजैक से बात करने के लिए कहता है क्योंकि वह उसके बारे में जानना चाहता है। पहले तो आइजैक ने उसका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट
एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब स्नाइपर ने मैथ्यूज को फिर से गोली मारने की धमकी दी तो आइजैक बात करने के लिए तैयार हो जाता है। वह स्नाइपर से पहले बात शुरू करने को कहता है और इसी बीच मौका पाकर वह स्नाइपर की पॉसिबल पोजीशन की कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हुए जमीन पर साइड का एक रफ मैप बनाना शुरू कर देता है। कुछ देर रेस्ट लेने के बाद स्नाइपर आइजैक से कहता है कि वह सिर्फ एक आम इराकी नागरिक है जिसने अपने देश को बचाने के लिए हथियार उठाया है। स्नाइपर फिर आइजैक से उसके परिवार के बारे में पूछता है, लेकिन आइजैक यह जवाब देते हुए इनकार कर देता है कि यह सवाल ज्यादा पर्सनल है। आइजैक यह कहकर स्नाइपर से मजाक करता है कि वह उन लोगों को मार रहा है जो वास्तव में उसके देश को डेवलप करने में मदद कर रहे हैं। यह सुनकर स्नाइपर बस हंसता है और जवाब देता है कि वह जानता है कि यह पैसा उसके देश के लिए नहीं है बल्कि अमेरिका उन्हें लूट रहा है। बाद में जब आइजैक ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया तो स्नाइपर फिर से मैथ्यूज को गोली मारने की धमकी देता है। हालांकि इस बार आइजैक ने जवाब में धमकी को नजरअंदाज कर दिया। अब स्नाइपर यह बताता है कि वह डीन की मौत के बारे में जानता है। यह सुनकर आइजैक को झटका लगता है और वह सोचता है कि स्नाइपर को यह जानकारी कैसे मिली। थोड़ी देर बाद आइजैक अपनी बोतल से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन स्नाइपर के शॉट के कारण उसमें एक छेद पाता है। स्नाइपर आइजैक की कंडीशन से भी वाकिफ है क्योंकि वह बताता है कि उसने जानबूझकर उसके पानी की बोतल, रेडियो के एंटीना और उसके घुटने को गोली मारी है। आगे वह बताता है कि उसने यह सब इसलिए किया ताकि आइजैक वहां से भाग न सके। साथ ही स्नाइपर आइजैक को बताता है कि उसके घुटने से भारी खून बहने के कारण वह सुबह होने से पहले ही मर जाएगा। अब अगले सीन में आइजैक दुश्मन के एग्जैक्ट हथियार का पता लगाने की कोशिश करता है जिसका उपयोग स्नाइपर इस समय कर रहा होता है। आइजैक गेस में स्नाइपर को आतंकवादी भी कहता है, लेकिन वह बस हंस देता है और आइजैक को याद दिलाता है कि आतंकवादी तो तुम हो जो एक विदेशी देश में बंदूक के साथ लोगों को मार रहा है। थोड़ी देर तक अपने स्कोप से देखने के बाद आइजैक को पता चलता है कि स्नाइपर कचरे के ढेर में छिपा है। अब कंडीशंस का एनालिसिस करने के बाद आइजैक कहता है कि दुश्मन कोई प्रोफेशनल स्नाइपर है, यानी कि जुबा है। हालांकि स्नाइपर जुबा होने से इनकार करता है और एक आम इराकी आदमी होने का दावा करता है। यह सुनकर आइजैक स्नाइपर से कहता है कि तब शायद वह एक अमेरिकी सेना का ऑफिसर होगा जिसे बाद में आर्मी से निकाल दिया गया होगा। स्नाइपर फिर से दावे को खारिज करता है और कहता है वह सिर्फ उन लोगों को मारता है जो पहले उस पर हमला करते हैं। डिहाइड्रेशन और थकावट के कारण जल्द ही आइजैक जमीन पर गिर जाता है। बाद में स्नाइपर आइजैक से कहता है कि उसके मरने के बाद वह उसके चेहरे के स्किन को काट देगा और उसके जीभ को उसके चेस्ट पर लगा देगा। इसके बाद आइजैक ने अपने हेलमेट और जैकेट को लकड़ी की छड़ी पर रखकर स्नाइपर को चकमा देने का प्लान बनाया। दुर्भाग्य से स्नाइपर इसके झांसे में नहीं आया और आइजैक के हेलमेट को भी गोली मारकर स्नाइपर तोड़ देता है। अब और कोई विकल्प न होने के कारण आइजैक पास के एक डेड सैनिक की ओर अपनी जान पर खेलते हुए दौड़ लगाता है जिससे कि वो डेड सैनिक के बैग से कुछ जरूरी सामान पा सके। लेकिन जब वह वापस लौटता है तो वह पाता है कि उसका स्कोप भी टूट चुका है और अब स्कोप का यूज स्नाइपर को देखने के लिए नहीं किया जा सकता। इस बीच आइजैक को अपने रेडियो में कुछ डिस्टरबेंस सुनाई देती है और वो महसूस करता है कि मैथ्यूज वास्तव में जीवित है। वह मैथ्यूज पर चिल्लाता है और उसे स्नाइपर का लोकेशन बताता है। मैथ्यूज अपनी जेब से एक चमकदार एम्बलम निकालता है और कचरे के ढेर को देखता है। उधर आइजैक स्नाइपर का ध्यान भटकाता है और मैथ्यूज धीरे धीरे अपनी राइफल की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। उसी समय स्नाइपर ने खुलासा किया कि वह बगदाद में एक शिक्षक हुआ करता था, लेकिन अमेरिकी हमले के दौरान उसके छात्रों के मारे जाने के बाद उसने उनके मौत का बदला लेने का फैसला किया। इस बीच स्नाइपर आइजैक से पूछता है कि जब स्कोप पुराना था तब भी वो उसे अपने पास क्यों रखता है। इस पर आइजैक जवाब नहीं देता तो स्नाइपर मैथ्यूज को गोली मारने की धमकी देता है क्योंकि उसे पता होता है कि मैथ्यूज अभी जिंदा है। आइजैक तब बताता है कि वह अपने दोस्त डीन की याद में इस स्कोप को अपने पास रखता है। साथ ही यह भी बताता है कि उसकी गलती के कारण डीन मारा गया। इस बीच मैथ्यूज अपनी राइफल रखता है और कूड़े के ढेर पर अंधाधुंध फायरिंग करता है। वह कई गोली मारता है, लेकिन जब वह अपनी बंदूक को फिर से लोड करने वाला होता है तो स्नाइपर उसे वापस गोली मार देता है जो सीधे उसके कंधे पर जा लगती है। इस वजह से आइजैक मैथ्यूज को अपनी ओर रेंगते हुए आने को कहता है। इससे पहले कि मैथ्यूज ऐसा कर पाता, स्नाइपर उसके सर में गोली मार देता है और वो मर जाता है। यह देखकर आइजैक टूट जाता है और कहता है कि उसे घर वापस जाना है। स्नाइपर आइजैक से यह भी कहता है कि अगर वह वास्तव में वापस घर जाना चाहता है तो वह उसे गोली नहीं मारेगा। थोड़ी देर बाद स्नाइपर आइजैक से पूछता है कि युद्ध समाप्त होने के बावजूद वह अभी भी यहाँ क्यों है। आइजैक थोड़ा सोचता
पूछता है और जवाब देता है कि वह यहाँ इसलिए है क्योंकि वास्तव में वही है जिसने डीन को मारा था। आइजैक अब कबूल करता है कि उसने गलती से डीन को गोली मार दी थी जब वह एक स्नाइपर को गोली मारने का ट्राई कर रहा था। वह यह भी बताता है कि उसने लोगों से झूठ कहा कि डीन दुश्मन की गोली से मारा गया है। जब आइजैक दुश्मन स्नाइपर के साथ बात कर रहा होता है तो वह रेडियो ट्रांसमीटर से कुछ शोर सुनता है। वह तुरंत रेडियो तक रेंगता हुआ पहुंचता है और बेस से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दुर्भाग्य से रेडियो इतनी बुरी तरह से टूट गया था कि वह केवल दूसरे साइड से बातचीत सुन सकता है और कोई मदद नहीं मांग सकता। अचानक वह स्नाइपर को अपने नाम का इस्तेमाल करते हुए बेस से मदद मांगते हुए सुनता है। आखिर में आइजैक को पता चलता है कि स्नाइपर अमेरिकी बेस से संपर्क कर रहा है और उसके नाम से मदद मांग रहा है। वह बातचीत को रोकने की कोशिश करता है लेकिन हर बार फेल रहता है। अगले सीन में आइजैक जागता है और एक कौवा उसके पैर के घाव को चोंच से मार रहा होता है। वह किसी तरह मैथ्यूज के स्नाइपर राइफल को खींच लेता है और कचरे के ढेर में छिपे स्नाइपर को निशाना बनाता है। तभी उसने देखा कि हेलीकॉप्टर आ रहा है और अपनी पोजीशन बताने के लिए वह अपने सामने दीवार को धक्का देकर गिरा देता है। अब स्नाइपर आइजैक को देखने की तो कोशिश करता है लेकिन गिरी हुई दीवार से धूल के कारण वह उसका पता नहीं लगा पाता। स्नाइपर की लोकेशन मिलने के बाद आइजैक भी शूट करता है और यह क्लियर नहीं कर सकता था कि उसका शॉट निशाने पर लगा है या नहीं। अब वह अपनी पोजीशन से खड़ा हो जाता है लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे स्नाइपर द्वारा गोली नहीं मारी जाती है। इसका मतलब वह सोचता है कि उसका शॉट सटीक था और स्नाइपर या तो घायल हो गया है या फिर मर गया होगा। जल्द ही हेलीकॉप्टर उसके पीछे लैंड करता है और सैनिक उसे स्ट्रेचर पर ले जाते हैं। आइजैक छिपे हुए स्नाइपर के बारे में बताने की कोशिश करता है लेकिन वह ऑफिसर से ठीक तरह से बात नहीं कर पाता। हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के बाद स्नाइपर अचानक एक एक करके सैनिकों को गोली मारने लगता है। इससे पहले कि आइजैक सैनिकों को स्नाइपर के बारे में चेतावनी दे सके, पायलट को गोली लग जाती है और हेलीकॉप्टर जमीन पर क्रैश हो जाता है और उसमें सवार सभी लोग मारे जाते हैं। अंतिम सीन में स्नाइपर अमेरिकी सैनिकों के बेस पर कॉल करता है और खुद को अमेरिकी सैनिक बताकर एक और बचाव दल के लिए कहता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल फिल्मी फियर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।